पहले तो मैं स्ट्रीट वेल का और ख़ास तौर पर श्री विजय मेहता साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक इस किस्म की डिबेट यहाँ रखी है फॉर्मर्स के ऊपर, और शायद ये फतेहाबाद में अपनी किस्म की पहली डिबेट है जिससे लोग को जागरूक भी होंगे और समझ भी पाएंगे कि ये क्या कानून है, कैसा कानून है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने रिसेंटली तो नहीं कह सकता, पिछले साल 5 जून 2020 को 3 कानून पास किए थे एग्रीकल्चर से संबंध रखने वाले। उनको अगर शॉर्ट लैंग्वेज में कहें तो एक तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अमेंड किया था सेक्शन 3 का, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है शॉर्ट वर्ड में, और तीसरा इंटरस्टेट फ्री ट्रेड है। उसके बारे में हिंदुस्तान में तो क्या लगभग सारे वर्ल्ड में बहस चल रही है, और दिल्ली पे के चारों तरफ धरना दे के बैठे हैं किसान। करीब 6 महीने हो गए हैं उनको और 500 किसान जानें भी गंवा चुके हैं। अब सरकार का ये मानना है कि ये जो कानून है ये किसानों की बेहतरी के लिए है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है, किसानों के लिए ये एक चांस है वेलफेयर आगे बढ़ने का किसानों का। जबकि जो किसान हैं, जो बैठे हैं, फार्मर हैं जो बैठे हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये कानून जो है हमारे हक में नहीं है, और इसमें छोटे किसान तो बिल्कुल ही उनका कहने का मतलब है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। और दूसरे भी कई बातें वो कहते हैं कि ये जो कानून है ये किसान के हित के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कुछ बड़े जो उद्योगिक घराने हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। तो इसी बात की आज डिबेट है। मेरे साथ हमारे साबका चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, साबका MLA चौधरी प्रहलाद सिंह जी बैठे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। उनके साथ श्री भारत भूषण मिड्डा जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एक स्टेट लेवल के लीडर है, हालांकि उनको जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट सिरसा की निगरानी कमेटी की दी है। रोहतक ऑफिस में भी उनकी काफ़ी खासी जिम्मेदारी रहती है, और वो विस्तारक जो संघ है, विस्तारक जो सिस्टम है इनका, उसके भी चेयरमैन हैं। और हमारे तीसरे जो पार्टिसिपेंट हैं वो राकेश कंबोज जी हैं। वो राकेश कंबोज जी जो हैं वो एक एग्रीकल्चर जो फार्मर की एक है, वो उसमें खेती बचाओ संघर्ष समिति, उसके हरियाणा के प्रधान हैं, और ये भी अपनी बात रखेंगे, भारत भूषण जी भी अपनी बात रखेंगे, चौधरी प्रहलाद सिंह जी भी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले श्रीमान भारत भूषण जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो ये जो कानून है उसमें सरकार का क्या पक्ष है, सरकार का क्या कहना है, सरकार किस तरह सोचती है किसानों की बेहतरी के लिए, उस पर अपनी कुछ बात कहें। धन्यवाद आदरणीय एडवोकेट संत कुमार जी, और हमारे साथी मित्र बड़े भाई प्रहलाद सिंह जी, भाई राकेश कंबोज जी। ये बहुत अच्छा अवसर स्ट्रीट मेल ने, भाई विजय मेहता जी ने, एडवोकेट विजय मेहता जी ने प्रदान किया है कि एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू किया है। इन 3 कृषि कानूनों की चर्चा जिसके बारे में हम कर रहे हैं, पूरे देश को 1947 में आजादी मिली थी। हमारे बड़े नेताओं ने, बाबा साहेब से लेकर सब लोगों ने कहा है कि राजनीतिक आजादी आर्थिक आजादी के बिना अधूरी है। इस देश के अंदर कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला, ऑटो मोटरसाइकिल या कार बनाने वाला,
कोई भी उद्योगपति अपने उत्पादन को देश में कहीं पर भी बेच सकता है, परंतु किसान पर प्रतिबंध है। वो अपने उत्पादन को, उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसको इन कानूनों के अंदर, जो पहला कानून है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य, जो सुविधा उसमें मिली है, आजादी मिली है, किसान को आजादी मिली है कि वो अपनी उपज को देश में कहीं भी विक्रय कर सकता है। उद्योगपति में और किसान में ये भेदभाव था। किसान को पहले की सरकारों ने दोयम दर्जे पर रखा, उसको आजादी नहीं थी। ये आजादी ये कानून देता है। और उसी पहले वाले अधिनियम के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एपीएमसी मंडी एक्ट के तहत लगभग, चाहे गेहूं बेचें या कुछ भी बेचें, लगभग 16% मंडी टैक्स और वो सब लगता है। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद वो टैक्स नहीं लगता है। अगर उसका परचेज सेंटर किसान का घर भी हो सकता है, वेयर हाउस भी हो सकता है, कोल्ड स्टोर भी हो सकता है, वो इस टैक्स से मुक्त होता है। ये किसान को आजादी देता है। इस कानून से ये टैक्स समाप्त होता है। मैं बाकी दो कानूनों के बारे में आग्रह करते हुए कि मैं बाद में कहूंगा, मैं पहले कानून के बारे में विचार के लिए आपके सामने रखा है कि ये उद्योगपतियों को बराबर किसान को हक देता है। लुधियाना में होजरी बनती है, पूरे देश में बेच सकते हैं। पानीपत में हैंडलूम बनता है, पूरे देश में बेच सकते हैं। फतेहाबाद में पाइप इंडस्ट्री है, पूरे देश में बेच सकते हैं। लेकिन किसान पर बंधन है। ये किसान आजादी प्रदान करता है। 1947 के बाद ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है, विशेषकर किसानों के लिए, कि वो अपने उत्पादन को देश में कहीं पर भी बेच सकते हैं। और ये उनको मंडी टैक्स से भी मुक्त करता है। कि जैसे किसी चीज की ट्रेडिंग होती है तो उसका मूल्य बढ़ता है। मान लीजिए धारूहेड़ा में मारुति बनती है, लेकिन आपका उस पर मारुति के बेचने पे प्रतिबंध हो, बहुत से लोग तो उसकी रीसेल वैल्यू के कारण से लेते हैं। जिस चीज की ट्रेडिंग होती है, अनेक बार भाई विजय मेहता जी स्ट्रीट मेल में लिखते हैं प्रॉपर्टी डीलर मिले, प्लाटों की रजिस्ट्रियां बंद है। प्लाटों की रजिस्ट्रियां जब बंद होती हैं तो उनके भाव गिर जाते हैं। जब ट्रेडिंग होगी, जब ट्रेडिंग इस कानून के माध्यम से होगी तो किसान को ज्यादा भाव मिलेगा। ये मेरा मत है और इस कानून के पीछे का लक्ष्य है। टैक्स मुक्त भी रहेगा, आजाद भी रहेगा। जनाब भारत भूषण साहब ने, मिड्डा साहब ने, जो फॉर्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, जिसमें खास तौर पर जिसमें इंटरस्टेट की बात आती है, ट्रेड की, इंटरस्टेट की किसान के लिए, और उसके बारे में इन्होंने कही कि किसान जो बंधन मुक्त हो जाएगा और किसान जो है वो अपनी मर्जी से जहाँ भी उसको अच्छा लगेगा बेच सकेगा। आप किसानों के लीडर हैं, निश्चित रूप से आप दिल्ली या उधर भी गए होंगे और अपने लीडरों की बातें भी सुनी होंगी। हमें भी कुछ बताएं, मिड्डा साहब को भी, पब्लिक को भी बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे सत्कार जो हैं विजय जी, मेहता जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें एक ऐसा अवसर दिया जहां से हम अपनी बात रख सकें। क्योंकि जैसे मिड्डा साहब जी ने कहा है, ऐसी ये सरकार की तरफ से भ्रांतियां बनाई जा रही हैं कि जमींदार का फायदा होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो एक्ट है, ये असल में जमींदार किसान को फैसिलिटी नहीं दे रहा। ये तो बल्कि उन उद्योगपति घरानों के लिए एक फैसिलिटी है कि आप कहीं से भी जाकर खरीदो। मतलब जमींदार किसान तो पहले भी अपने घर से फसल बेच सकता था। आज तक कभी किसी ने सुना है कि किसान घर से फसल बेच रहा है और उसके ऊपर कोई धारा लगी है या उसको कहीं रोकने का प्रयास? ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी किसान अपने घर से पहले भी फसल बेच सकता था, कहीं भी फसल बेच सकता था। लेकिन प्रतिबंध था तो वो था सिर्फ व्यापारी पर। व्यापारी जो था उसके लिए एक प्रतिबंध था कि वो जो मंडी में आकर ही फसल खरीदे और जो मंडी की जो एक तरह से वसूली होती है, जो टैक्स होता है, वो भी सरकार की तरफ जाता रहे। ये तो फैसिलिटी व्यापारी के लिए है, ना कि किसान के लिए है। किसान बेच सकता था, किसान बिल्कुल घर से बेच सकता था। बिल्कुल किसान जब भी आप देख रहे होंगे, ये तो और मैं एडवोकेट है, मैं मिड्डा साहब बता देंगे। बिल्कुल एपीएमसी कानून क्या मंडी टैक्स चोरी का चालान नहीं काटेगा?
वही तो बात है, वो कौन किसके लिए प्रतिबंध था? वो व्यापारी के लिए था, व्यापारी का चालान कटना था, किसान का चालान नहीं कटता था, वो व्यापारी चोरी कर रहा था, किसान वहां चोरी नहीं कर रहा था। किसान बात एक है, लेकिन वही बात है, ये घुमा फिरा के फायदा तो उद्योगपति का हुआ ना, कि एक मंडी में फसल आएगी, मंडी में फसल आएगी तो कंपैरिजन करेगा, मेरे साथ वाली डेयरी क्या रेट बिकी है, साथ वाली डेयरी क्या रेट बिकी है, मेरी फसल कैसी है और मुझे क्या रेट बेचनी चाहिए। जब घर पे जाएंगे व्यापारी तो उसकी एक तो पेमेंट की श्योरिटी कौन लेगा? इतनी बड़ी मंडी आपने पहले भी देखा होगा, जैसे बासमती है, जब कॉटन कुछ एक हमारे यहाँ बिकती हैं जो सरकार कई बार नहीं खरीदती थी, तो उनकी पेमेंटें यहाँ साल साल तक रुकी रहती हैं। और अब तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया व्यापारी को, घर जाके खरीदो, और उसकी श्योरिटी कैसे आई? पहले तो एक मीडिएटर था, आरती था बीच में। चौधरी प्रहलाद सिंह जी बैठे हैं, सबका वजीर रह चुके हैं, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी। भारतीय जनता पार्टी भी ये दोष लगाती है इन लोगों पर कि ये किसान के चोले में जाकर के उनको अच्छा गाइड नहीं करते, और लबादा तो इन्होंने पार्टी का पहन रखा है, मगर अंदर जाकर के फर्जी किसान बन के ये उनको अपनी अपनी तरह की बात कहते हैं। तो मैं चौधरी प्रहलाद सिंह जी से भी जानना चाहता हूँ कि ये इंटरस्टेट ट्रेड है, फार्म प्रोडक्ट्स एंड कमर्स जो एक्ट है, इसके बारे में आपने भारत भूषण जी की बात सुनी, किसान लीडर राकेश कंबोज की भी बात सुनी, आपका क्या व्यू है और आपका इस आंदोलन के प्रति आपकी पार्टी का भी क्या नजरिया है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं संत कुमार जी, और उसके बाद में विजय मेहता जी और स्टेटमेंट का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म, किसान जो एजुटेशन पिछले 6 महीने से लगातार किसान सड़कों में बैठा अपने हक के लिए जूझ रहा है, उसके ऊपर डिबेट आपने करवाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये जो एक्ट की अभी आप बात कर रहे हो, ये एक्ट जो है मंडीकरण बोर्ड, ये असल में नाम इसको चाहे कुछ दिया है, ये जो मंडीकरण सिस्टम बना हुआ है किसान के फायदे के लिए, सिर्फ उसको तोड़ने के लिए और कारपोरेट हाउसेज को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है 1 टैक्स 1 नेशन, अगर 1 टैक्स 1 नेशन के हिसाब से सरकार चले तो किसान के साथ ही जाती, क्योंकि 1 किसान और मंडी 2, ये 2 मंडी का मतलब क्या? जब एपीएमएस की मंडी का चल रहा है एक सिस्टम और बहुत बढ़िया तरीके से पीडीओ से चल रहा है, कोई उसमें किसी को दिक्कत नहीं, फिर ये दूसरी मंडी बराबर खड़े करने का मतलब क्या? आज ये अभी जैसे बेटा साहब कह रहे थे कि ये जो मंडी का सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम होता है? मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी सरकार का नुमाइंदा होता है जो सारे मंडी के सिस्टम को देखता है। टैक्स की अगर बात करिए तो जो टैक्स आता है वो डेवलपमेंट के लिए होता है, और आज रूरल एरिया के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस मंडीकरण के सिस्टम का है। और उसमें आड़ती, जिसको आज ये सरकार कहती है कि आड़ती तो बिचौलिया है, ये आड़ती बिचौलिया नहीं है, ये आड़ती असल में किसान का एक सबसे बड़ा एटीएम है, और किसान का उसके ऊपर सबसे बड़ा विश्वास है। अब आप ये कहते हो कि ये पहले नहीं होता था, हमेशा होता। जो प्रोड्यूस किसान मंडी में लेके आता है, अब उसकी जिम्मेवारी क्या है? जिस दिन मंडी में आड़ती के दुकान पर किसान ने अपनी फसल डाल दी, उसके बाद जिम्मेवारी उस आड़ती की बनती है, वो फसल की सफाई करवाता है, जो रेट एमएसपी के ऊपर जो फसलें बिकती हैं उस एमएसपी की पेमेंट उसके थ्रू आके और किसान की इंश्योर हो जाती है, तेरी पेमेंट आ गई। और अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने मंडी के बराबर एक और मंडी खड़ी कर दी कि जो मंडी के अंदर चीज बिकेगी उस पर तो एमएसपी लागू होगी, लेकिन मंडी से बाहर जो ट्रेडर की ये बात कर रहे हैं उस पर एमएसपी लागू नहीं होगी। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान, टैक्स नहीं होगा, एमएसपी की बात नहीं है, एमएसपी की भी है, एमएसपी भी है, वो उस पर एमएसपी आपको पता नहीं बेटा साहब, आप बताओ। जो बाहर से खरीदेगा ना, आ जाती है, हाँ, जो बाहर से खरीदेगा ना उस पर एमएसपी लागू नहीं होगी, वो कोई भी ट्रेडर आए। अब इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया कि उसका कोई लाइसेंस नहीं है, कहीं से बैठा आदमी, चाहे कोई अमेरिका में बैठा आदमी है, वो अपने एक पैन कार्ड से आपकी फसल मंडी में, आप गेहूं की ट्राली लेके आए, वो आपके कहेगा गेहूं बेचनी है, क्या रेट है? कहते सरकार के 1975 है। अब वो उस किसान को, भोले वाले किसान को लुभाने के लिए क्या कहेगा
बोले 1975 तो सरकार का रेट है, मैं तेरा 2100 रुपए में खरीद दूंगा। उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पैन कार्ड के ऊपर वो क्या खरीद लेगा। उसके बाद में क्या होगा, वो खाली चेक देता है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, नरेंद्र तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सेंटर के, उनके हलके के अंदर आप जाके पड़ताल करो कि किसानों के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई। वो खाली चेक दे देगा, बोले ये आपकी पेमेंट मैंने आपका 2100 रुपए में गेहूं खरीद लिया, ये आपको एडवांस पेमेंट आपका कितना है, 100 कुंटल है, तो उसमें थोड़ा आपको 10,000 रुपए दे दिए, उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं। बाकी बोले इस डेट के ऊपर ये मैं आपको चेक दे रहा हूं, आपकी पेमेंट आ जाएगी। उस डेट पर पेमेंट नहीं आती। जब पेमेंट नहीं आएगी तो किसान के ऊपर कंडीशन क्या लगा दी सरकार ने कि उस ट्रेडर के खिलाफ जिसने आपकी फसल खरीदी है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। आप उसके खिलाफ एसडीएम को एक एप्लीकेशन दोगे, एसडीएम आप दोनों पार्टियों को बुला के सुनवाई करेगा और एसडीएम फिर उसके ऊपर फैसला देगा कि आप सही हो नहीं। उसमें संत कुमार जी फिर मैं मिडा साहब को बताना चाहता हूं कि उसके बाद फिर किसान को क्या दिक्कत आएगी कि जो फसल वो खरीदेगा वो फिर उसमें कमी निकालेगा। जब एसडीएम के पास केस जाएगा, एसडीएम फिर उसमें कहेगा, वो ट्रेडर बोले जी मैंने तो ये फसल खरीदी थी लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, एसडीएम फिर उसके हक में फैसला करके किसान को मार देगा, किसान का पैसा नहीं आएगा। और ये जो मंडी का सिस्टम है, ये इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है और इसका तजर्बा, अब मैं मिड्डा साहब से ये कहना चाहूंगा कि यही सरकार है, इसने यही मंडी जो एक्ट आप बात कर रहे हो इसका लागू इन्होंने किया 2005 में बिहार के अंदर। अब बिहार के अंदर आप जाके उन मंडियों का हाल देख लो, उन किसानों का हाल देख लो। फतेहाबाद के अंदर मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि धान की एमएसपी पिछली बार 1868 रुपए रेट था धान का। बिहार का धान इसी फतेहाबाद की मंडी में 1100 रुपए में बिक रहा था, 1100 रुपए में बिहार से लेके आते थे। अगर आपका ये इतना स्ट्रॉन्ग था, आप ये कहते हो कि किसान कहीं भी ले जाके बेच सकता है, तो मेरे को ये बताओ मिड्डा साहब कि हिंदुस्तान के अंदर किसान का नाम तो आपने सुना लेकिन किसान की हालत का आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर जो खेती है, जो किसान है, मिड्डा साहब 85%, एक मिनट और लूं, 85% किसान जो है ना 1 और 2 हेक्टेयर के बीच का किसान है। अब आपने कह तो दिया, आपने होजरी का एग्जाम्पल दे दी, आपने इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल दे दी, लेकिन 1-2.5 एकड़ का किसान अपनी गेहूं लेके और तमिलनाडु नहीं जा सकता, कर्नाटक नहीं जा सकता। उसके लिए ये मंडी जो है ना वो ही सबसे बड़ा उसका शेल्टर है और मंडी ही सरकार का फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार जो डेवलपमेंट के लिए है। इसलिए ये जो एक्ट है इससे किसान आज जो परेशान है, ये किसान की परेशानी जायज है और इसलिए आज ये किसान सड़कों में बैठा है क्योंकि किसान इस बात को समझता है। आज ये हरियाणा और पंजाब, इसके अंदर ये मंडीकरण का सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे हिंदुस्तान में आप जाके देखो किसान की हालत क्या है। आज किसान की पर कैपिटा इनकम का आप हिसाब तो लगाओ क्या है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप कहोगे, मैं आपको एक ही चीज की फिगर दूंगा। इसलिए आज आप ये कह रहे हो पार्टी की बात, कोई पार्टी की बात नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन 5 जून को जब ये बिल आया उस वक्त ही इसका विरोध किया था। आज भी हम इस बिल का विरोध इसलिए करते हैं कि ये किसान के खिलाफ है। प्रहलाद सिंह जी ने अभी जो बात कही, आप सीपीएस रहे हैं, आपको विधानसभा का भी अनुभव है, लेकिन जो बात कही वो बिल्कुल भी किसी एक्ट की क्लास के बारे में नहीं कही है। इन्होंने अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। इस संदर्भ में मैं इस एक्ट की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहता हूं। आगे प्रहलाद सिंह जी, राकेश जी, अप्रैल 9, 2005 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने एग्रीकल्चर समिट को संबोधित करते हुए कहा, वन नेशन वन मार्केट होना चाहिए और जितने आंतरिक अवरोध हैं अंतरराज्यीय व्यापार में वो दूर होने चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस के साथ कांग्रेस क्या कर रही थी? आप पृष्ठभूमि हम किसानों का जो कांग्रेस आप ये बताइए, मैं आपसे कह रहा हमें फायदा कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पर बिंदु नंबर 11 में इन्होंने कहा कि कृषि में एमपीसी एक्ट में हम संशोधन करेंगे और अंतरराज्यीय व्यापार के सारे नियमों को बदलेंगे। उसी पेज पर 17 नंबर पर कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, बिंदु नंबर 21 में इन्होंने कहा कि आवश्यक जो थर्ड लॉ है, जो असेंशियल कमोडिटी वाला आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर हम परिवर्तन करेंगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम को विशेष परिस्थितियों में लागू करेंगे।
इतना ही नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जो बहुत प्रसिद्ध है, मंडी टैक्स को खत्म करने की इनडायरेक्ट को उनकी रिकमेंडेशन है। राष्ट्रीय बाजार के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। स्वामीनाथन आयोग की जितनी भी बातें हैं, सारी लागू कर दो। पूरा करने दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। अगर मैं कहीं पे झूठ बोल रहा हूं तो आप पकड़िएगा। किसान के पक्ष में क्या है आपका, वो किसान के पक्ष में ही बता रहा हूं, हमारे किसान के पक्ष में ही बता रहा हूं। जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को लागू करने की चर्चा पूरे देश में होती है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मार्केट लिंकेज के लिए उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार यूपीए की थी, 2007 में मॉडल एपीएमसी पूरे राज्यों को दिए गए। आसाम में, हरियाणा में, कर्नाटक में, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने फल और सब्जी को एपीएमसी से बाहर निकाला। एक मसौदा जो ये एक्ट आया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने किया था, इनकी भी इच्छा करने की थी, लेकिन इनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, ये कर नहीं पाए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कांग्रेस की सरकार के समय कृषि उपज विपणन और वाणिज्य ऐसा विधेयक 2012, जो अब तो 2020 हो गया ना, यही मसौदा तैयार किया था डिपार्टमेंट ने। उसमें थोड़ी बहुत बदल के साथ अब वो पेश हुआ है, एक्ट बना। यही मसौदा इनकी सरकार ने तय किया था, लेकिन इनकी सरकार चली गई। देखो, पार्टी की आप बात करते हो, पार्टी की बात, आप लोगों ने इसका मसौदा तैयार किया। आज हम किसान, आप लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हारा। मैं आपको बताता हूँ, आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या लोगों को भ्रमित करने के लिए डाला था, आज उसी बात को हम लागू कर रहे हैं। आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप विरोध के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में बात तो सुनो। लेकिन जो बात कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी, जो 2007 के समय आपने बिल का मसौदा तैयार किया था, हमने उसी को तो लागू किया। मॉडल एपीएमसी लागू किया। इलेक्शन के टाइम इनके ऊपर भड़ास निकालना, जब इलेक्शन एक मुद्दा है। अगर मिर्जा साहब मुद्दा उठाते हैं तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो की बात आ गई, कहने की बात आ गई, आज ये किसान का मुद्दा है, तो अगर आप कांग्रेस की बात करते हो तो आपने कहा था जो सरकार आएगी तो हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। मनमोहन सिंह ने तो 72,000 करोड़ रुपया करके दिखाया। आपने कहा था 3-4 मोदी जी कह रहे थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। आज एक जुमला, तुम्हारा मैनिफेस्टो तो ये एक बार कहती, जब पूरा नाम हो उसका जुमले का नाम दे दिया। अब ये जुमले, ये मुद्दा, आज ये मुद्दा किसान का है। आप ये किसान की बात करो कि किसान के फायदे के लिए सरकार ने क्या किया, ये बात मेरे को बताओ। एक चीज आपको मेरे को बता दो जो किसान के फायदे के लिए सरकार ने काम किया, एक सिंगल चीज बताओ। 12,000 करोड़ ये 3 कृषि कानून के काले कानून है। इन कानूनों के तहत किसानों की किसानी को खत्म करने का जो मकसद का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, ना तो किसान इसको कामयाब होने देंगे और ना भ्रमित नहीं है, ये सच्चाई है। अगर भ्रमित की बात है तो आज आप बताओ कि आज ये किसान 500 किसानों ने शहीदी दे दी, 6 महीने किसान सड़क के ऊपर बैठे हैं, तो भ्रमित करने की इसमें बात कहां से आ गई? भ्रमित कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रमित की बात नहीं है। अपनी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई बिल्कुल कार्यक्रम नहीं है। इसमें पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है। आज नाम ने पार्टी का सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सरकार की सोच ये थी कि ये किसान बिल्कुल समझ नहीं रहे, लेकिन अगर में इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किसानों को समझ कैसे आ गया, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी इतनी टफ थी, जो भी कुछ था इनकी। मैं सोचता हूं कई बार आम जो बीजेपी के जो बहुत गाने गाते हैं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, कई बार मन करता है उनसे पूछूं, तीनों जो बिल हैं एक बार इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। बहुत सारे ऐसे इनके कार्यकर्ता हैं जो नहीं बता पाते, बहुत टफ लैंग्वेज है। आपको पूछा फायदा बताया, इनको मैन दिमाग हो रहा है, आपको यही है किसान को समझ कैसे आ गया। आपको बता दो किसान को कांग्रेस के पैसे नहीं मिल रहा है, ये किसानों को मिलेगा, कहां मिलेगा? मैं कहता हूं बात का व्यापारी लेके चलेगा, उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं आ जा सकते। आपने कर दिया हिंदुस्तान के संविधान में कहीं लिखा है कि
किसी आदमी के पास कोई अगर केस और वो कोर्ट में ना जाए, आज तक कभी हुआ है? कोर्ट में जाने का आदमी को राइट है, और ये आपकी सरकार ने यदि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, सुनता आपने किसान को सुनी जाएगी ना हमारी। रतिया में पीछे एक घपला हुआ है, कोई व्यापारी किसी जमींदार का शोषण करके निकल गया, आज तक उनके बेचारों की सुनवाई नहीं है। लगभग 35 करोड़ का घपला है, वो ही नहीं सकती। ये कॉर्पोरेट हाउसेज को खोलने के लिए आगे आप दूसरे करना चाहिए। इस एक्ट के तहत ये जो हमारी एपीएमसी है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। ये एक बार किसानों के लिए लुभावनी एक चीजें लेके आएंगी, हो सकता है 5, 10, 50 रुपए ऊंचे रेट में खरीद लें। ये तो मैंने बताया, जैसे जियो का हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, जियो में ऐसे खत्म किया, खत्म नहीं किसान को बिहार में खत्म कर दिया, सामने नहीं किसान को करने वाले बिहार के आपके सामने बिहार का किसान क्या है, बिहार के अंदर किसान नहीं है क्या? बिहार के किसान का आपका 18 उत्तर दीजिए, 1100 रुपए में आप यहाँ क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। मैं फाइनल इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर दे रहा हूं। तो ऐसे आप ये जो कोर्स का मामला उठा रहे हैं, इसके बारे में भी जी बात क्लियर करो। 2013 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ रुपए नहीं, जो स्कीम मैं वही बता रहा हूं बाबू जी, 2013 में कृषि का बजट 12,000 करोड़ रुपया था, अभी वो 1,34,000 करोड़ रुपया है। कागजों अच्छा टोकिए मत, सिर्फ कागजों में टोकिए मत, कागज के नोट है 93,000। देखो ये इन्होंने आपकी बात सुन रहा हूं, आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप कोर्ट की बात करो भाई, आपने जो कोर्ट बड़ा किया ये कहां से बजट आ गया? ये तो ये जुमलेबाजी है, ये तो बयान कोई भी दे दे, बयान नहीं दे रहा हूं, आप ये जुमलेबाजी कर रहा हूं, सारी जुमलेबाजी है। इधर ही बात ले आओ, बात 93,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से, कागजी बात नहीं है, जुमले की बात नहीं है, 93,000 करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों की जेब में गया है। जो कहा करते थे लोग 100 पैसे चलता है, 15 पैसे चलता है, 15 पैसे पहुंचता है, 93,000 करोड़ रुपया चला है, एक भी पैसा इधर उधर नहीं हुआ है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ना खाएगी अब तक नहीं देगी, अब तक नहीं आया। अब ये मंडी मैं दावा करता हूं, अब तक किसान की एक भी दाम, 1 रुपया सीधा ट्रांसफर हुआ है। कहता हूं ₹1 ब्राह्मणी अगर सरकार ने दी होगी, जो ये बात कर रहे हैं तमिलनाडु किसान कैसे जाएगा? कोर्ट की बात को घुमाने की कोशिश, कोर्ट में नहीं जा सकता है। उसके बारे में आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जब 11 दौर की बातचीत चली, उसमें जब ये सुझाव आया तो उन्होंने, सरकार ने कहा कि आप कोर्ट की बात कहते हैं तो कोर्ट की बात जोड़ देंगे। ये बात सरकार ने मान ली है। इसका मतलब ये जल्दबाजी में चोर दरवाजे से लेकर आने क्या जुड़ गया? यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं। बताओ अड्डा साहब, एक मिनट, एक बात, अगर सरकार ने कहा, आप सरकार की बात करते हो, मंत्री जी की बात करते हो, अगर ये तीनों कानून इतने अच्छे थे तो सरकार, अब ये मंत्री जी कहते हैं हम 1.5 साल के डेफर करते हैं, अगर ये इतने अच्छे डेफर के लिए क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं डेफर के लिए? इसका मतलब सरकार ने कॉर्पोरेट हाउस के दबाव में कर दिया, वापस ही ले सकते हैं, क्यों बिके हुए उनके हाथों में। इसलिए अब नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल कॉर्पोरेट हाउस में इस मामले में दबाव है, दबाव में है। जो किसान भाई है ये हमारे अपने हैं, हम पर दबाव है तो इनके प्यार का दबाव है, नहीं इनके प्यार का लोगों की सरकार है। 6 महीने से क्या कर रहे हैं? आपका अधिकार है, हम आपके एक बात पूछना चाहूंगा, आप घूमने जाते होंगे, घूमने के लिए 3-5 दिन कहीं डलहौजी चले गए, 7वें दिन 8वें दिन आप चले जाते हो घर वापिस, कहते हो मन नहीं लग रहा घर जाए। किसान पिछले 6 महीने से किस हालत में बैठे हैं? क्या थोड़ा सा भी दर्शन नहीं आता? क्या हालत है? जिस संवेदना के साथ आप ये हमारे जो उसी संवेदना शहीद हो गए, एक दिन भी हमारे नरेंद्र मोदी हम लोग प्रधानमंत्री हैं, किसान देश की जीवन रेखा है। नहीं, किसानों के पार्टी की राजनीति तो क्या, मनुष्य का जीवन भी नहीं चल सकता है। आप अन्न उपजाते हैं,
पूरे देश का पेट भरते हैं। आपका हृदय से मैं और हमारी सरकार के लोग सम्मान करते हैं। इसीलिए चरणों में ये परसों टोहाना में और भर्ती गालियां किसान भाइयों को निकाली गई। बहुत बहुत किसानों की आय दोगुनी हो। इस देश में अगर परम वैभव पे भारत को पहुंचाने का सपना है, बिना किसान और गांव गरीब का विकास किए बिना पूरा नहीं हो सकता है। इतने सालों तक, दशकों तक राज करने के बाद आज हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, आप कह रहे थे तमिलनाडु कैसे जाएगा, हमको चिंता है। छोटा किसान है, 1 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का है, 2.5 हेक्टेयर का है, कैसे जाएगा? हमने उसकी व्यवस्था की है। क्या 10,000 बोल रहा हूं, 10,000 एफपीओ पूरे देश में बना रहे हैं। 6,850 करोड़ का उसके लिए बजट रखा है और अभी हरियाणा के अंदर 1,000 एफपीओ का लक्ष्य रखा है, उसमें से 500 बन गए हैं। मैं खुशी के साथ एक बात कह रहा हूं, कुछ नहीं। फतेहाबाद के अंदर किसान आंदोलन है, मैं इसमें एक दोहरा चरित्र भी उजागर करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। एफपीओ बन रहे हैं। आप यहाँ के डीएचओ से आज मैंने बात की थी, 35 एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हरियाणा में 500 बने हैं, 90 हल्के हैं। हल्के के हिसाब से 5 या 6 बनने चाहिए थे। यहाँ पे अगर किसान विरोध होता तो एफपीओ के माध्यम से वेयर हाउसिंग बनेगी, एफपीओ के माध्यम से वो अपना विपणन का काम करेंगे। और अगर मान लीजिए 7,000 करोड़ रुपया 10,000 एफपीओ के लिए है तो औसतन 70 लाख रुपया एक एफपीओ को अनुदान मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहता, मैं आपको, मुझे थोड़ा मेरी मर्यादा प्रतिबंधित की गई कि आपने व्यक्तिगत नाम नहीं लेना है, व्यक्तिगत नाम नहीं लेना है, मैं लूंगा भी नहीं। मैं विजय जी से आपसे आग्रह करूंगा, सोमवार को डीएचओ से सूची बनवा लीजिए। जो लोग किसान आंदोलन में लगातार बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, काले कानून कर रहे हैं, 1 नंबर सूची पर जाडली के उस व्यक्ति का नाम है जो एफपीओ रजिस्टर करवा के आया है। तो आप बैंगन खाए नहीं, क्या आप किसानों को भ्रमित कर रहे हो? उन्हीं कानूनों का फायदा लेने के लिए जब कोई किसान है, किसान कोई देखो, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, किसान है। सरकार ने किसानों के लिए कोई फैसिलिटी दी है, कोई बात की है, उसका किसान फायदा उठाए। किस बात के तो फिर आप क्या कह रहे हो? लेकिन जो लोग फायदा उठा रहे हैं ना, वो लगातार लाल झंडा और काला झंडा इसमें विरोध है, औरों को विरोध करने को कह रहे हैं। अरे आप औरों को जागरूक कीजिए, किसान नहीं, औरों को उपदेश सुने, उनका उसका फायदा उठा रहे हैं नए कानूनों का, ये एफपीओ बना रहे हैं और जाके उनको उसका विरोध करना। आप ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र उजागर होना चाहिए। एक मिनट, इनकी एक बात और बता देता हूं। ये कहते हैं ना किसान की आमदन दुगनी करेंगे, किसान की दुगनी करेंगे। 22 के अंदर कहा था ना, 22 आने वाला है। किसान की आमदन दुगनी कैसे होगी मिड्डा साहब? आपने बात सुनो, मैं बताता हूं। अभी आपको एक मैंने कहा सुनो तो सही। आप कनक का रेट आपने पिछले साल 50 रुपए बढ़ाया, परसेंटेज कितनी बढ़ती है? 2.59। सुनो पहले बात करो, जो आप डबल की बात करते हो। आपने पैडी का 72 रुपए बढ़ाया है अभी कल के डेट में, 1868 से आपने 1940 किया है, 3.8% बढ़े, 3.8%। सुनते जाना। कॉटन का आपने 5515 से 5726, 211 रुपए बढ़ाए हैं, 6.8% बढ़ा है। क्या बात बिक्री है? बात सुनो एक बार। 8,000 बिक्री है, बोलो 7600 बिक्री है। आप एमएसपी तो गारंटीड मूल्य है, गारंटीड मूल्य की आप को आजाद करिए, आपने बाजार के मूल्य की ऊंचाइयों का आनंद लेने दीजिए। अरे बाजरा 2150 रुपए एमएसपी रेट है। हरियाणा में एक कुंटल बाजरा दिखाते हैं 21 रुपए पे खरीदा हो। मक्का गांव से 2150 रुपए के हिसाब से खरीद हुई है। एक कुंटल का दिखा दो, पर्ची ला दो। और जो मक्के का वो थोड़ी खरीदेंगे अपने पैसे से, प्रदेश सरकार का पैसा हरियाणा प्रदेश के लोग देंगे। कल को ये 5% से फालतू किसी चीज का रेट नहीं बढ़ा। और डीजल का रेट पता है? एक मिनट सुनो, 70 का भाव बिक गई, एक मिनट का भाव बिक
एक मिनट सुनो, सरसों में आपने बर्बाद किया, सरसों में आपने अडानी को सारी सरसों खराब किया, 80 रुपए बनाती है, 250 रुपए आपने 80 रुपए में सारी अडानी को सरसों खराब की, सरकार ने खरीदी। मैं कहता हूँ गारंटी इसलिए कहता हूँ, आपने डिपो के अंदर सरसों का तेल बना दिया, आप बना रहे हैं, बिल्कुल कानून के बाहर जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कानून से आपने पीडीएस सिस्टम में सरसों का तेल बंद कर दिया, जाके एक पैसा नहीं दिया है, 80 रुपए में तेल 90 रुपया दिया, 80 रेट था, आज 200 रुपए हो रहा है। और डीजल का एक साल के अंदर ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, एक साल में डीजल का रेट ऑन रिकॉर्ड 62 रुपए था 2020 में, आज एग्जैक्ट कितना रेट है आज हरियाणा में कितना रेट है? 86 रुपए। और राजस्थान में कितना रेट? राजस्थान की छोड़ो, उसको ये हमने अपनी सरकार है, डीजल में कौन सा सरकार से क्या मतलब है? ऐसी बात जो रेट बढ़ता है वो तो ट्रांसपोर्ट के साथ डीजल रेट है, ट्रांसपोर्ट अरे लड्डू में 86 रुपए, भादरा में 97 रुपए, हमने उनसे 11 रुपया कम रखा है, आप हमारे से 11 रुपए कम करिए, ये 70 रुपए करिए, आप मैं ये किससे क्या होगा? 62 रुपए आपने 86 रुपए कर दिया, 34 रुपए आपके 33% भारत में 97 रुपए, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? आप इलाज नहीं करोगे, मैं बात नहीं करें, मैं आपसे एक बात आप अगर जिद करो अलग बात है, आपने कोई भी एमएसपी 5% से फालतू नहीं बढ़ाई। डीजल का रेट सरकार में 33% आपने एक मिनट बात करते हो, जैसे ये ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर अटैक करने की, लेकिन हम किसान चाहते हैं कि हमारा किसी तरीके से फायदा हो, हमें नहीं मतलब कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस का भी अगर यही कुछ करेगी तो उसका भी हम विरोध करेंगे। लेकिन बात जैसे चल रही है, डीजल के जो रेट बढ़े हैं लगभग 25 रुपए पर लीटर के पीछे डीजल का रेट अप हो गया। सिर्फ डीजल ही नहीं आप देख सकते, आप यूरिया के रेट भी देखो, 45 किलो का गट्टा कर दिया उन्होंने। अभी बीच में इन्होंने डीएपी भी उठा के 1900 रुपए तक कर दी थी। ठीक है, वो किसानों को एक प्रेशर बना और ये इनको रेट वापिस ले गए। उसके बाद जो दिखाई नहीं दे रहा, जो किसान का दर्द आज तक जो बीजेपी सरकार ने देखा ही नहीं है, वो धरातल लेवल पर एक बार आकर तो देखें। जो हमारी एक मिनट में बात करूं, जो ये तो सिर्फ चलो कागजों में आ रही है जो बात डीजल के रेट की, जो असल में हमारे हर 5 साल बाद हमारे ट्यूबवेल बंद हो रहे हैं, हर 5-7 साल बाद ट्यूबवेल की जो हमारी गहराई नीचे जा रही है वो हमें करना पड़ रहा है। उस पर खर्चा कितना होता है, कभी आइडिया लगाया आपने? लगाया भी कभी आइडिया? बिल्कुल हिसाब से आपने हमें दिया क्या है? आपकी बात से हाँ जी, फिर उस हिसाब से हमारे पल्ले क्या पड़ रहा है? और हर 5-7 साल बाद हमारे जो भी औजार हैं कृषि के, जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो खराब हो रहे हैं, उनको रिपेयर करना पड़ता है। कभी मोटर मच गई, कभी कुछ, कभी रात को 12 बजे जब जाड़े के दिन होते हैं, जो खाद में पानी चलता है ना वो भी जम जाता है। उस टाइम पे हमें लाइट की व्यवस्था देते हैं कि रात को आपकी लाइट की टर्न है 12 से लेकर सुबह 8 बजे तक की। इनको कभी तरस तक नहीं है कि क्या हालत है किसान की, कितनी मुश्किल से वो पूरे देश के लिए अनाज पैदा कर रहा है। एक टाइम था 1960 के दशक में जब अनाज की बहुत बड़ी कमी थी, उस टाइम इन्हीं सरकारों की बदौलत इन्होंने किसान को उकसा के धान बीज दो, कनक बीज दो, आपने हमें तरह तरह के पेस्टिसाइड, तरह तरह की ये चीजें देके हमारे से एक तरह से पाप करवाए। आप कभी कई बार कह दिया, पिछली बार सरकार ने कह दिया, मैं कह रहा हूं पिछली बार जैसे इन्होंने कह दिया धान नहीं लगाना। अरे धान लगाना कौन चाहता था? हम तो बाजरे की खेती करते थे, हम तो नरमे की खेती करते थे, लेकिन आप लोगों की वजह से, सरकारों की वजह से किसी को भूखा नहीं देख सकता। इस वजह से किसान ने घर पे खाने के लिए जो कनक थी वो भी उनको छुपा कर रखनी पड़ी थी। और आज थोड़ा सा अनाज कुछ ऐसा लगता है किसान की मेहनत के फलस्वरूप थोड़ा सा अनाज ऐसे लगता है कुछ अच्छा हो गया है, तो आज इनको ये चीज ये लग रही है पता नहीं किसान कितने अमीर हो गए हैं। असल में जो किसान की स्थिति है बहुत दयनीय है, आज भी दयनीय है। प्रयास होने चाहिए, बहुत सारी चीजें। नंबर 1 तो हमारे ऊपर एजुकेशन का बिल्कुल सिस्टम नहीं है। हम किसानी जो हमारी पहले की तरह उसी की तरह चलती आ रही, उस तरफ ध्यान नहीं है इनका। ना तो एजुकेशन की तरफ ध्यान है जो आज के टाइम में प्राइमरी नीड है, ना एजुकेशन की तरफ, ना हमारे स्वास्थ्य
संबंधित। आप हथौड़ जिले की ले लीजिए, क्या फैसिलिटी है हमारे, देखा होगा आपने कोरोना काल में सभी के सारे चीजें उजागर हो गई हैं। कुछ आप हमारे लिए करो तो सही, लेकिन आप नहीं कर रहे। फार्मर से जुड़ी हुई चीजें कर रहा हूँ। हमारे फार्मर की जो स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वेदांता हॉस्पिटल में जाओ, हमें कुछ फैसिलिटी नहीं है। आयुष्मान योजना का लाभ सब तक नहीं पहुंचा सबके लिए है, बिल्कुल नहीं पहुंचा। मैं कह रहा हूँ सब तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन काफी बड़े हिस्से तक आयुष्मान योजना का लाभ दिया है। बेटा साहब एक मिनट जी, एमएसपी आप दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर एक किसान जो कहते हैं कि इसकी लीगल गारंटी दो, उसमें क्या हिच है? ठीक, जी ऐसा है कि राजनीति के विद्वान चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का क्या नाम था? चलो आप बोलो। क्या नाम था पौल जी? उस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था। ठीक है। राजनीति के विद्वान ने इकोनॉमिक्स की पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। इस अर्थशास्त्र को समझना चाहिए। बाजार के अंदर की जो ऊंचाइयां हैं उसका लाभ किसान को मिले, जैसे अब सरसों और कॉटन का मिला है, लेकिन बाजार के अंदर मंदा भी आता है, उसकी मार झेलने में हमारा किसान सक्षम नहीं है। उस समय सरकार उसका स्टॉप लॉस बनकर, उसका गारंटर बनकर एमएसपी के रूप में खड़ी हो। एमएसपी के बारे में कहा है प्रधानमंत्री जी ने, एमएसपी थी, है, रहेगी। राजनीति छोड़ दूंगा, आप इस एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने से, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने से, आप जो कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए, आप ये आनंद नहीं ले पाएंगे जो सरसों 7600 और ये नरमा 8000 बेच। क्यों सुनिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बताओ कैसे, बताओ। आप उस आनंद को नहीं ले पाएंगे। सरकार को आप तब आने दीजिए जब वो मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है, उस स्थिति में किसान को संभालेंगे। बेटा साहब देखो, आप दो बात ना करो, आप मुंह से कह रहे हो भाई सरसों की एमएसपी से फालतू सरसों बिकी, किसान बिका, सरकार ने इसमें क्या अटकाम डाली? जब मेरे को बताओ कानून बन जाए उसके बाद में एमएसपी से ऊपर कोई चीज बिकेगी, उसमें सरकार को क्या परेशानी है? सरकार को तो खुश होना चाहिए। आप लोग किसान फालतू एमएसपी को गारंटी में सरकार में दिक्कत क्या है? आप इतने साल तक रहे हैं, आपने क्यों नहीं किया वो हम लोग समझते हैं। हमने क्यों नहीं किया, ना किया, ये 50 साल का इतिहास है, कभी एजुकेशन नहीं हुआ और सारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये जो सरकार है, अब ये कॉर्पोरेट हाउसेज में सब कुछ देना चाहती है, किसान इसको देने नहीं देता, ये विरोध है। बाकी किसान का कोई विरोध की बात नहीं। एमएसपी का कानून बनाने से आप जो बाजार की ऊंचाइयों का आनंद है, जो हम किसान को देना चाहते हैं कि जब भी ऊंचाई को छुए, कभी सूरजमुखी छुए, कभी सरसों छुए, कभी मतलब जब कॉर्पोरेट घराने बाजार को एमएसपी हरियाणा और पंजाब के अंदर है, और कोई पैडी और कणक के अंदर, उसको परेशान, उसको खत्म करने के लिए हरियाणा और किसान, हरियाणा पंजाब का किसान सिर्फ प्रोग्रेसिव किसान है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान की किसानी खत्म करने के लिए ये कानून लेके आई है और ये इसको खत्म करना चाहती है, और ये किसान अच्छी तरह समझ गया। आज आप कह रहे हो कॉटन का रेट बढ़ गया, कॉटन कितने साल से सरकार है, कितनी बार कॉटन के रेट हमें 8000 रुपए मिल गए। 8000 रुपए भी आप रेट सोचो, कहीं भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, किसान को मिल रहा है, सरकार नहीं दे रहा, सरकार मैंने नहीं कहा है, ये कह रहा हूं प्रोड्यूस का रेट 4000-5000 एमएसपी पे खरीद करेगी। और अगर हमने पैडी और कणक सिर्फ भाव पंजाब में ना कांग्रेस है, हरियाणा में 10 फसलों पे एमएसपी है, बाजरा पे है, मक्के पे है, लिया क्या है बताओ ना बेटा साहब, ऐसे ना करो। देखो आप बोलिए, मैं आपको बिल्कुल लोगों ने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाकर, जिस मैं कहता हूँ बाजरा आने लगा तो हमने नहीं लिया है। अपना बाजरा हरियाणा किसान
है, जीरी है, और बाद में राजस्थान वाली भुआ का बाजरा लेके आते तो वो आपने ना बात को ना सरकार ने एक बात कही थी पिछली बार, सरकार ने एक बात कही थी पैडी को जो आप ना बीजो, हम तो किसानों का इन्होंने अच्छा किसान ने पैडी को छोड़ के हरियाणा में जिस किसान ने कॉटन और मक्के की बिजाई की उसका 7,000 रुपए की सरकार ने आम रही थी। सारे हरियाणा में एक किसान का 7,000 रुपए बता दो, हम आपको मान लेंगे। सरकार सबको पेमेंट मिलेगी, वो एक दो सरकार कितने दे रहा सरकार चली जाएगी, स्वप्न मत पाइए। आपका नेता छोटे वाले हार गए रोहतक में, ये वाले हार गए, ये 2-3-10 गिनने वाले अमेठी में हार गए, ये वाला जिंद में हार गए, कैथल में हार गए, सरकार हमारी गई, पश्चिम बंगाल में शून्य आया, किसान हमारी गई। राजनीति किसानों की बात, उन्होंने बात करी सरकार ने, नेता इनके हर में लगातार हर में बड़े बड़े वो साउथ में चले गए, तमिलनाडु केरल याद कर रहे हैं, चले गए, चले गए, कैथल वाले चले गए। देखो ये सरकार का ये जब किसान की बात आती है मुद्दे को भटका देते हैं, राजनीति की तरफ लेके जाते हैं। ये मुद्दा किसान का है, हम किसान की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात मैं कह रहा हूँ, उस पर बोल लीजिए बस। एक बात सुनो, तीसरा आज ये बहस है किसान के मुद्दे के ऊपर। अगर आपने कांग्रेस बीजेपी की करनी है, एक दिन दोबारा डिबेट कर लेना हमारे साथ, मैं बताऊंगा कांग्रेस में क्या बीजेपी की क्या अलग बात है। नहीं किया कांग्रेस बीजेपी, किसने कहा सरकार गई? मैं यही बात में आपने क्यों कहा? आज सरकार किसानों के खिलाफ है, इसलिए किसानों के खिलाफ है। बिल्कुल किसानों के खिलाफ मत पे रहिए, बिल्कुल किसान किसानों की किसान सरकार पर हो सकती है। अरे 400 किसान मर गए आगे किसानों ने पंजीकरण करवाया, 1 लफ्ज किसान पेंशन योजना नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, अरे एक किसान के लिए एक शब्द अगर आज तक बोलना हो, इतनी निर्दयी सरकार आज तक किसी ने देखी है? इतनी निर्दयी देश में कहीं गोली नहीं चली। कहीं गोली नहीं चलाई किसान पर। किसान हमारे आपके किसान बैठे हैं वहाँ दिल्ली में और भी कई जगह पे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो दूसरा एक्ट जिसकी हम चर्चा करने शुरू कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बारे आप लोग क्या कहते हैं, किसान लोग क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ सरकार की जो मंशा है, ये पीटने की मंशा तो बना रखी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें हाथ बांध के पीटना चाह रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा एक इन्होंने लेके आया एक्ट, जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर अपनी फसल चाहे मार्केट में उसके रेट जितने मर्जी हो जाए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उस व्यापारी को देनी पड़ेगी। लेकिन व्यापारी की जो होगी, व्यापारी अपनी आज़ादी से कोई बहाना लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। वो बहाना बनाएगा, क्या बहाना बनाएगा? इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके जितने भी मापदंड उसने बोने के टाइम बीज वगैरह दिए होंगे, वो मापदंड का कोई ना कोई बहाना लेकर उसमें से निकल सकता है। लेकिन जो फार्मर है, फार्मर उसमें से बिल्कुल नहीं निकल सकता। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको वो देना पड़ेगा। तो व्यापारी क्या करेगा? जब मार्केट में रेट ऊंचे हैं तो वो जल्दी जल्दी खरीदने की कोशिश। पिछली बार अपन ने कई जगह पे देखा था, आलू का कुछ ऐसा ही था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आलू हुआ था। जब रेट बढ़िया थे तो आलू सारा खरीद लिया गया, लेकिन जैसे रेट डाउन गए मार्केट में तो उन्होंने बहाना लेकर के कहते हैं आलू की जो शेप है ये बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और जमींदार की हालत ऐसी दयनीय कर दी कि उसको और भी खरीदने के लिए ग्राहक नहीं मिलता। ऐसा जैसा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले में, उस विधेयक का नाम है मूल्य आश्वासन। मैं बता देता हूं, उस विधेयक का नाम है मूल्य आश्वासन। और जो करार से संबंध में कृषक का संरक्षण और एम्पावरमेंट है, उसके नाम से उस बात को समझिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए कि टमाटर 5 रुपए किलो का रेट है इस साल,
हम जब उससे एग्रीमेंट करेंगे, अगला अपने से साथ में करेगा तो करेंगे, नहीं तो अपन नहीं करते। कोई कंपल्शन थोड़ी ना है, विकल्प है। बीजने के टाइम, फसल बोने के टाइम रेट का कोई आइडिया नहीं होता। आज हम जैसे धान बीज रहे हैं, सुनिए, मैंने आपकी बात आइडिया है, आइडिया नहीं होता ना, आप आइडिया नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आइडिया नहीं होता, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए 5 रुपए रेट है, आप 8-7 में कोई लेता है, आपको लगता है ठीक है, उस पे करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर फार्मर तोड़ता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं है। आपको लगता है ये तो 15 रुपए हो गया, उस करार के अंदर से 8 रुपए आप कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं, वो हो गया गारंटेड वैल्यू उसकी, उतना तो वो आपको देगा ही। उसके अंदर ये प्रोविजन है कि आप इसका रेट अगर मान लीजिए 50% एक्सेस हो जाता है, उसमें से 25% देंगे, वो करार में लिखने का प्रावधान है बोनस के रूप में, या उससे उचंती राशि कितनी देंगे, बढ़ गया तो उसमें आपकी पार्टनरशिप होगी। भी बढ़ गया ना, उसका फायदा अब व्यापारी नहीं उठाएगा। दूसरा सुनिए, अगर मान लीजिए बढ़ गया 15 रुपए हो गया, आप पलट जाइए एग्रीमेंट से, आप पर कोई जुर्माना नहीं है, सिर्फ लागत देनी पड़ेगी। लेकिन अगर व्यापारी पलटता है, जो हमारी अगर व्यापारी सुनिए तो सही, व्यापारी पलटता है तो उसको 1.5 गुना देना पड़ेगा, किसान को सिर्फ लागत देनी पड़ेगी। इसमें जो संरक्षण है वो किसान का किया गया है, और अगर रेट बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर भी एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप बोनस वैल्यू लिखी जाएगी कि 8 रुपए का रेट है, अगर बाजार में 10 रुपए हो गया तो भाई 1 तेरा 1 मेरा, या 1.5 तेरा 50 पैसे मेरे, इस प्रकार का लिखने का प्रोविजन है। यही तो अधिनियम है, इनको भी यही तो उसके लिए है, किसान किसान की सुरक्षा के लिए। भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मिड्डा साहब ने बताया, राकेश जी ने सवाल उठाया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये रूल बनाया ना, ये जो 3 एक्ट आए हैं ना, ये तीनों एक्ट एक दूसरे के पूरक है। ये तीनों एक्ट कंप्लीट नहीं होते ना, तो ये मतलब एक्ट के कोई मायने नहीं है। जिस मकसद के लिए सरकार इन 3 काले कानूनों को लेके आई है ना, इसका मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये क्या है। आप ला रहे थे मसौदा तैयार किया था, अब बीच में ना बोलो, ये आशंका नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ये आप अपना विचार बता रहे हैं। मैं एक्ट में क्या लिखा है वो बताइए। बिल्कुल, एक्ट में जो कुछ लिखा है वो गलत है, तभी तो मैं बोलता हूँ आपको, बताइए कहाँ पर गलत है। तो विरोध ही हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, विरोध हो रहा है, बताइए क्या कारण है। बता रहा हूँ, सुनो तो सही आप, जो गलत हो रहा है उसको सुनो तो सही, सुनने की हिम्मत क्यों नहीं रखते। जो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं। आशंका नहीं, सच्चाई है। आप क्लास बताइए, क्लास कौन सी है, क्या किसान को मार देगा, अब ये मैं आपको मारता हूँ, बताइए कहाँ लिखा है। ये क्लास की छोड़ो जी, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो कानून की बात नहीं करेंगे। बात तो सुनो, कानून का क्या मतलब है, ये बताओ मेरे को भी। ये जो आपने बताया मंडी एक्ट खत्म करके उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा। जो पहला काम आया, इन्होंने मंडी बोर्ड खत्म करना है। मंडी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद में किसान के पास कोई अल्टरनेटिव बचेगा नहीं। फिर ये कॉन्ट्रैक्टर जो ये बात कर रहे हैं, आप बीच में ना बोलो, आप बीच में ना बोलो, बीच में नहीं बोल रहा, उसमें पढ़ के बताइए ना, यहाँ लिखा है। मैं कह रहा हूँ जो सरकार आपके कहने से क्या कानून में बताइए ना, कानून जो हो रहा है, सुनो सही, अब नहीं सुनिए, हिम्मत नहीं है तो ये क्या होगा संत कुमार जी, वो कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो जैसे राकेश ने कहा, मिड्डा जी कह रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फसल चाहे कोई हो, आलू हो, टमाटर हो, कोई फसल, वो कहेंगे जी आपकी हमने ये फसल लेनी है, और वो उनकी कंडीशन होगी, बीज वो देंगे, दवाई वो देंगे, खाद वो देंगे, आपको सारा सिस्टम वो देंगे। उसके बाद में आपसे फैसला कर लेंगे, आपका इस रेट पर खरीदेंगे। उसके बाद में जब वो लेके जाएगा, ये बात बिल्कुल राकेश की सही है, और के किसान होने के नाते मिड्डा जी जानते हैं कि प्रकृति पर कोई जोर नहीं, अगर उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आ गया तो वो उसको ना करेगा। अब ना करने के बाद में जो ये बात कर रहे हैं ना मिड्डा साहब ने अभी जो कही कि अगर वो रेट कम हो तो आप कहीं लेके जाओ, जब मंडी खत्म हो जाएगी वो लेके खत्म आप कर रहे हो, खत्म हो जाएगी। बताइए मेरे को ये एक्ट है, आप कहीं का मंडी खत्म हो जाएगी, यही तो आपका विचार है, आपका विचार नहीं है, आप कहते हैं मंडी खत्म हो जाएगी, आपको कहने का तो देश टूट जाएगा। बात सुनो, आप कह रहे हैं मंडी खत्म होगा तो देश टूट जाएगा, मंडी आप कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो देश टूट जाएगा। अरे ऐसे बुरे सपने मत देखो, लेकिन जो आप मान रहे हो लिखा नहीं है,
राज्य सभा में कहा वोटिंग? आप कह रहे हो, आप बताओ ये कानून है क्या? ये कानून ही गलत है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर वोटिंग ही नहीं हुई। ये पहला कानून है हिंदुस्तान में जिसके अंदर राज्यसभा के अंदर कोई वोटिंग नहीं हुई, बिना वोटिंग ये राष्ट्रपति ने पास कर दिया। कानून क्या है? क्या कर रहे थे? कानून क्या है? संसद क्या करे? जब बहस आपने करवाई नहीं, बहस करवाई, वोटिंग करवाई आपने, वोटिंग करवाई, ड्यूटी नहीं थी वो सारी राज्यसभा के अंदर इस प्रकार वोटिंग ही नहीं हुई तो ये कानून क्या है? सुप्रीम कोर्ट आपने कर दिया और आपने पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या जाओ ना। अच्छा आप कह रहे हो नहीं गए, ये सुप्रीम कोर्ट ही है, ये किसान जो सारा पैदा ये सुप्रीम कोर्ट ही है। आपने जोर करवा के देखो ये जो बार बार कानून नहीं बात करते हैं करना पड़ेगा। राकेश जी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं भाई, जिस चीज का राज्यसभा के अंदर बहस होके बिल वोटिंग नहीं हुई, ये बात कानून है नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट में जाते क्यों नहीं है? ये बात यहाँ करने से क्या लाभ है? वहाँ बोलो ना, मैं बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाओ ना। पिटीशन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है? ये होने ही नहीं देंगे। कौन नहीं होने देगा? किसान नहीं होने देगा, अरे आवाज ही नहीं होने देगी। अगर ये इतने अच्छे कानून थे तो यही सरकार को अगर ये 1.5 साल के लिए डेफर करते। एक मिनट, अगर ये सरकार डेफर कराया बात क्यों करते हैं? एक मिनट राकेश जी, इसलिए ये कानून सुनो, पूरी बोले तो बात ये वो उससे खतरनाक है। वो इतनी बड़ा बारूद है जमींदार की किसान की सुनता रहो। 1955 का एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। लेट मी स्टार्ट इन द थर्ड वन। उसमें इससे लेना देना नहीं है सर। उसकी जो क्लास है धारा 3, उसमें 1A और जोड़ा है, ठीक है, और अमेंडमेंट किया है, उसको ऐड किया है, और उसमें जो कंट्रोल होता है स्टॉक का, वो नियंत्रण जो होता है वो खत्म कर दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हो? बिल्कुल ये सरकार की एक ऐसी मंशा है जो अपने इसके चहेते लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट किया, ये एक्ट बनाया। इनकी कोशिश है भी जितना मर्जी स्टॉक रख लो। आप पहले भी देखते हैं किसी भी ऐसी चीज का, बीच में एक बार प्याज के रेट 100 रुपए किलो हो गए थे, क्या प्याज की कमी थी? कमी नहीं थी, वो स्टॉक कर लिया था कुछ एक बड़े लोगों ने। उसी तरीके से सारे खाद्य पदार्थों के ऊपर इन्होंने स्टॉक की लिमिट हटा दी, तो ये स्टॉक कर लिया करेंगे, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, चाहे कुछ भी चीजें हैं जो खाद्य पदार्थ कुछ भी है तो स्टॉक कर लिया करेंगे। फिर अपने तरीके से ये इसकी कालाबाजारी के तरीके से ऊंचे भावों में हमें वापस कंज्यूमर को देंगे। इसलिए ये सिर्फ कृषि जो किसानों के ऊपर ही अटैक नहीं कर रहे ये कानून, ये कंज्यूमर के ऊपर भी बहुत बड़ा अटैक है। किसानों पर नहीं कर रहे ना, सिर्फ किसानों के ऊपर ही नहीं, किसानों पर नहीं कर रहे, सिर्फ किसानों के ऊपर ही नहीं, ये किसानों के ऊपर ही नहीं, कंज्यूमर भी जो किसान ही है ना, कंज्यूमर भी किसान ही है ना, सबकी चिंता कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सबकी चिंता है जो किसान, इसीलिए तो जो किसान आंदोलन है आज किसान आंदोलन रह के ये जन आंदोलन बन चुका है। इसीलिए क्योंकि ये परेशानी सभी को है, किसान को नहीं है। बहुत डर रहे हैं कि भाई इकट्ठा हो जाएगा हर चीज और फिर वो महंगे भाव में बेचेंगे और उनके ऊपर हम कुछ भी 100 का 199 और 100 का 150। किसान का तो आप क्या फसल, कहना चाहते हैं? किसान के फसल बेचने के बाद उसको कोई भंडारण करे, परिशेबल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, किसान हमारे किसान के पास मंडी में चाहता है फसल बेचे, वो भंडारण नहीं करता है, उसको कोई भंडारित करेगा। अब क्या चाहते हैं? भंडारित नहीं कर पाए, खराब हो जाए तो कोई खरीदेगा क्यों? उसका नुकसान किसको होगा? अगर मान लीजिए उसमें कोई ट्रेडिंग होगा, स्टॉक लिमिट बढ़ाया है तो कोई व्यापारी आएगा, उसमें निवेश आएगा तो किसान का आलू या टमाटर जो है वो खरीदेगा, वो स्टॉक कर सकेगा तो खरीदेगा। और जैसे अगर वो टमाटर और प्याज 200 रुपए किलो मिलेंगे, अगर वो स्टॉक कर सकेगा तो वो खरीदेगा तो उपज का मूल्य किसान को मिलेगा। और दूसरा जो ये डर बता रहे हैं, चिंता मत करिए, मोदी और मनोहर की सरकार है, कोई काला बाजारी करेगा, एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई छूट दी थी इसका मतलब 40,000 रुपए का सिलेंडर, जब भी कोई अगर उनकी इतनी ही पकड़ है तो 40,000 रुपए का एक ऑक्सीजन गैस और 40,000 रुपए का कैसी बात है? इसका मतलब इन्होंने छूट दी हुई थी। पकड़ नहीं है सरकार की, काला बाजारी तरफ बढ़ावा है। इन्होंने माना, मैं इनकी ईमानदारी की कदर करता हूँ राकेश जी,
इन्होंने माना कि किसान का स्ट्राइक नहीं है, बाकी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। किसान का नुकसान नहीं है, आपकी बात मान ली मैंने, सभी का नुकसान, आपकी बात मान ली। अब उसमें प्रोविजन है कि जब भी बागवानी वाली कोई फसल है, मैं बताता हूँ, बागवानी वाली कोई फसल है, उसका रेट अगर 100% बढ़ जाएगा, मान लीजिए 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो वाला टमाटर है, वो अगर जो है 10 रुपए किलो हो जाएगा, तो ये जो एक्ट है उसमें स्टॉक लिमिट है, वो लागू कर सकेंगे, नहीं करने देंगे किसी को कालाबाजारी। अगर दाल का रेट 50% बढ़ जाएगा तो उसको स्टॉक पर लिमिट कर सकेंगे। फ्रूट के ऊपर 50% है, हाँ, और अनाज के ऊपर 100% है। उल्टा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं, मैं उल्टा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है ना, मैंने बस मैं आपको दे रहा हूँ, संत कुमार जी, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। एसएसएल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया है ना, ये जैसे मैंने आपको बताया भी तीनों कानून ये पूरक हैं एक दूसरे के। ये बनाए इसलिए हैं, पहला कानून मंडी खत्म करने के लिए, दूसरा कानून कंट्रैक्ट फार्मिंग की वजह, कंट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से अपने औने पौने दानों में खरीदो, औने पौने दामों में खरीद के ये स्टोर करेंगे। और एसएसएल कमोडिटी में आलू, प्याज, खाद्यान्न, एडिटिव ऑयल, दलहन, ये सारी चीजें पहले कंट्रोल था, अब इन्होंने कह दिया इनकी कोई लिमिट नहीं। अब मैं मिडा साहब किसको मिलेगा? दाम मिलेगा ही नहीं। अरे कोई खरीदेगा, कंट्रोल करेगा तो फार्मर की फसल मिलेगी। मैं करता हूं टमाटर की आपने उड़ेल रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। व्यापारी के पास अवसर रहेगा तो वो खरीदेगा ना, सड़क पर कौन फेंकेगा? आप देखो, आप किसान को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आप चाहते हो ट्रालियां टमाटरों की पलटता रहे। ऊंचा बोल के आप इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आप बताओ, आपने अपने मुंह से कहा भाई एसएसएल कम्युनिटी एक्ट के अंदर ये कहते हैं 50% से कीमतें बढ़ गई तो हम इसका करेंगे। ये सच में कर लो ना, ये ट्रेलर दिखा दिया अडानी ने, 80 रुपए वाला तेल आज अडानी का 214 रुपए पर लीटर मार्केट में बोतलें आ रही है। अगर ये कहते हैं डबल से फालतू हो जाए तो हम लगा दें, तो अडानी पर लगा दो, लगाने दो, अडानी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लगाओ। आपके कारण नहीं हो पा रहा है, आपको पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की रोक है। ये तो सरसों का ट्रेलर है। आज संत कुमार जी, मैं मिंडा साहब से कहता हूं, अगर ये तीनों काले कानून पूरी तरीके से पास हो गए तो ये 32 रुपए वाला आटा जो है ना 150 रुपए आपको मिलेगा। किसको मिलेगा? ये तीनों काले कानून है, आपको चिंता है? ये बताओ, ये तीनों कानून हमने बताए, ये तो कहते काले कानून, ये सारे पद काला इसका। एक मिनट, हम बात को समाप्त करने जा रहे हैं, बहस को 1 मिनट है। कहने का मतलब ये है कि हर एक ने अपना अपना पक्ष रखा, किसान लीडर ने भी अपना पक्ष रखा, आपने भी पक्ष रखा, इन्होंने सरकार का भी जो पक्ष है वो भी रखा, उस सरकार का बचाव भी किया। आप बीच में पॉलिटिकल बात भी आई, दूसरी भी आई, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला और एक अच्छी हेल्दी जो है डिस्कशन हुई। और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी डिस्कशनें यहाँ होती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।